नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो एवरीवन एंड दिस इज सौमित्र देव त्रिपाठी और मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल के थ्रू। और मैं आपसे आज अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। एंड मेरा इंटरव्यू जो था वो 2 फरवरी को था और मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू का शेड्यूल तैयार हुआ था। एंड मैंने प्रोसीजरल जो चीज़ें होती हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया था कि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था मेंस के रिज़ल्ट के बाद, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कुछ ही वीडियोस जो थे वो अवेलेबल हुए। और बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई वीडियो ऐसा था नहीं जो कि मेरी एक एस्पिरेंट की एक एंग्जाइटी होती है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो मैंने ये चीज़ उसी समय सोच ली थी कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं एक पूरे उस दिन का जो एक कैंडिडेट को उस दिन का पूरा जो उसका शेड्यूल होता है इंटरव्यू तक का, उसको मैं एक प्रोसीजर जो होता है उसके बेस पे मैं एक वीडियो तैयार करूँगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो है मुझे ये चांस मिला तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने इसको लिख के रख लिया है आपकी सहायता के लिए जो है, और मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू जो था वो 2 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में था। और पहले तो जब वहाँ पे आयोग के बाहर जो है फ़ोटो थोड़ी बहुत खिंचती है कि आप जो है फेसबुक पे लगाएं, मुझे अभी मौका नहीं मिला, मैं जल्दी ही लगाने वाला हूँ। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप एंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर, जो आयोग की बिल्डिंग है उसके अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक होता है। तो वहाँ पुलिस वाले कुछ खड़े रहते हैं जो कि आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं और टेम्परेचर चेक कर रहे थे कोविड की वजह से। और उसके बाद फिर वो आपको एंट्री देंगे और बोलेंगे कि आप यमुना बिल्डिंग में चले जाइए। तो यमुना बिल्डिंग वहाँ से 15-20 कदम की दूरी पे है। तो वहाँ पे आप एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा हॉल रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे कई सारी चेयर्स लगी होती हैं और 5 से 6 जो है डेस्क लगी होती हैं अलग। तो उन डेस्क पे 2 चेयर लगी होती हैं जिसपे आरओ और एआरओ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट बाद में वेरीफाई करेंगे। तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था तो उस समय आयोग में लोग आ ही रहे थे, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो सब आ ही रहे थे धीरे धीरे। तो जब हम लोग वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे जो है एक वहाँ के एम्प्लॉय थे, वो अनाउंस कर रहे थे लगातार कि आप जो है अपना जो प्रेफरेंस शीट होती है, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट जो लेके गए थे उसमें एक प्रेफरेंस शीट होती है और एक एडमिट कार्ड था, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ थी, जैसे कि 10th और 12th, और अगर मैंने जैसे बीटेक किया था तो बीटेक की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, ओरिजिनल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अपना एडमिट कार्ड है और प्रेफरेंस शीट है उसको अलग करके रखिए, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेरे पास ले आइए, मैं उसको नत्थी कर देता हूँ। नत्थी मतलब कि उसको धागे से, उसका एक अलग तरीका होता है जो कि बांधा जाता है, तो वो वहाँ पे कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने वो नत्थी की डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद हम लोग थोड़ा इंतज़ार किए। फिर उसके बाद आरओ एआरओ जो हैं वो वहाँ पे आए, बैठे अपना चेयर पे, और उसके बाद वो बाय नेम जो है वो बुला रहे थे, क्योंकि उनके पास सामने एक लिस्ट रखी हुई थी जिसमें 10-10 लोगों के नाम रखे हुए थे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो नाम बुला रहे थे सबके। तो मेरा 5वें-6ठे नंबर पे था, तो उन्होंने बुलाया कि सौमित्र देव त्रिपाठी। तो मैं गया वहाँ पे, तो बहुत ही जॉली मूड के जो है एआरओ और आरओ जो थे सर लोग, वो बहुत जॉली मूड के थे, और बहुत ही पहले जो आयोग में घुसने पे एक जो टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो और हम लोग जो थे वो टाई वाई भी पहने हुए थे, तो इतनी आदत होती नहीं है हम लोग को टाई पहनने की, तो एक घुटन सी जो है वो लग रही थी अंदर से। मुझे लग रही थी, अब मे भी हो सकता हो कि दूसरे कैंडिडेट्स का दूसरा एक्सपीरियंस रहे हों उनके। तो मुझे हल्का सा जो है एंग्जाइटी फील हो रही थी, टेंशन थी, घबराहट थी। तो जब मैं आरओ और एआरओ जो बैठे थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, उनके पास गया तो दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी काइंड एंड हम्बल। तो उन्होंने बात की कि त्रिपाठी जी आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो मैं उनको डॉक्यूमेंट दिखाया, उन्होंने वेरीफाई किया और आगे के लिए बधाई दी। थोड़ा बहुत मजाक भी कर रहे थे वो लोग बीच बीच में,
और बहुत ही अच्छा वो लाइट कर देते हैं एनवायरनमेंट को। आई डोंट थिंक कि वो मतलब उनका ये काम है, बट वो हमारे आप की तरह होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से वो बात करते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मजाक किया। मैं अपने सेमेस्टर की डिग्रीज लेके गया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि अरे सर इतना ले आए हो तो थोड़ा और भी डिग्री ले आए होते। तो खैर वो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। उसके बाद उन्होंने एक स्लिप दी और अच्छा, उन्होंने फ़ोटो कॉपीज़ जो थी मेरे डॉक्यूमेंट की उनको अपने पास रख लिया, और ओरिजिनल और एक एडिशनल स्लिप जो है उसमें मेरी फ़ोटो को चिपका के और उस पर अपना साइन और मोहर जो होती है आयोग की उसको लगा के दे दिया, और कहा कि आप नेक्स्ट बिल्डिंग में चले जाइए, आप बाहर निकलेंगे आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट बिल्डिंग में कहाँ से जाना है। तो वो मैं वहाँ से लेके निकला, उन्होंने बधाई दी कि त्रिपाठी जी आपका हो जाए अच्छा रहेगा। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर वहाँ से मैं निकला, फिर सामने एक बिल्डिंग थी तो वहाँ पे मुझे जाने का निर्देश दिया गया। तो मैं जब वहाँ पे गया तो नीचे ही बैठे थे कुछ आरओ थे, वो रिव्यू ऑफिसर्स थे, और वो सीनियर रिव्यू ऑफिसर्स थे, मुझे लग रहे थे देखने में ही सेक्शन ऑफिसर रहे होंगे या आई थिंक रिव्यू ऑफिसर रहे होंगे, मैंने पूछा नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने 2 स्लिप मुझे दी और उस दोनों स्लिप में आयोग की मोहर लगी हुई थी और एक मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था, और उसमें आई थिंक कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थे, बस यही रोल नंबर था, फ़ोटो थी और एक कुछ और नंबर रहा होगा वो था, और एक कॉलम एम्प्टी बना हुआ था उसमें। तो वो दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट रूम में जाके वेट करिए। तो वहाँ जब हम लोग वेट कर रहे थे तो थोड़ा चाय पानी हुआ और बिस्किट्स मिले हम लोगों को, वहाँ पे बातचीत भी हुई। एक एक्साइज इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई और एक डिप्टी एसपी थे जो कि एसडीएम के लिए ही भरे हुए थे, तो उन लोगों का भी इंटरव्यू था उसी दिन। फिर उसके बाद वो जो स्लिप थी उसको 2 पार्ट में थी वो स्लिप, तो एक पार्ट आयोग को चला जाता है और एक पार्ट हमारे पास रहता है। तो उसमें वहाँ पे एक दूसरे रूम में उन्होंने मेरे उस पर नंबर लिखा 705 करके। तो वो 705 का मतलब ये होता है कि 7 बोर्ड बने हुए हैं और उसमें मेरा 5वां नंबर है 705। तो ऐसे ही किसी का 605 रहा होगा, 604 रहा होगा, तो ऐसे ही मेरे वाले बोर्ड में आई थिंक कि 708 या 709 लोग थे, मतलब 700 लोग नहीं थे, मतलब 9 लोग थे और 7th बोर्ड में थे वो लोग। तो उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में एक वेटिंग रूम में गए। आई थिंक कि इसमें 3-4 वेटिंग रूम बने हुए हैं जिसमें आपको वेट करना पड़ता है बिफोर द बोर्ड। तो उसके बाद फिर अर्दली आता है। अर्दली आता है, वो बाई नेम आपको अनाउंस करके बुलाता है, सॉरी बाई नेम नहीं, वो आपका जो नंबर होता है उसको बुलाता है कि 705 या 702 या 602 302 इस तरीके से। तो वो जब बुलाता है तो आप उसी के साथ जो है चले जाते हैं, और वह आपको एक गैलरी सी बनी हुई है जिसमें कि लाइन बाय लाइन हर बोर्ड के जो मेंबर हैं उनका रूम होता है, और उस रूम के बाहर उनका नाम लिखा होता है और ऑनरेबल मेंबर आयोग लिखा हुआ होता है। और उसी के बाहर जाके हमको एक गार्ड के साथ वेट करने के लिए चेयर लगी होती है, एक डेस्क लगी होती है, उसके साथ आपको वेट करना होता है वहाँ पे। तो मेरा था, तो मैं 7th बोर्ड में गया, तो लास्ट बोर्ड मेरा ही था, श्री डॉक्टर सबिता अग्रवाल का बोर्ड था मेरा, और उनके बोर्ड उनका लास्ट बोर्ड था, और मैं वहाँ पे गया बैठा, तो वहाँ पे मेरे सामने 3 फ़ोटोज़ लगी हुई थी। 3 फ़ोटोज़ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, और सत्यजीत रे की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश की इन लोगों के बारे में, बट मुझे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा मैं मगअप नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ब्रॉड डिटेल्स मालूम थे इन लोगों के बारे में कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और ऐसे ऐसे करके मैंने जो है 1 2 3 चीज़ें, जैसे अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट रहे हैं प्रेसिडेंट उसके INC के, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भी वही रहे हैं। तो इस तरीके के मैंने कुछ फैक्ट जो हैं वो सोचे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी इन लोगों पे तैयारी नहीं थी, तो मैंने भगवान से यही मनाया कि जो है इस पे मुझसे क्वेश्चन ना पूछें। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ वेट करता रहा। फिर उसके बाद आयोग में जो रूम होता है मेंबर का, उसके बाहर एक ग्रीन और एक रेड बल्ब लगा होता है। तो रेड बल्ब जब जलता रहता है तो दैट मीन्स कि अंदर इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो किसी का चल रहा है।
फिर एक मैम निकली वहाँ से अंदर से, और वो लेके अपना डॉक्यूमेंट जो है चली गई, और मैं तैयार हुआ जाने के लिए। तो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेरे साथ थे, मैंने वहीं पे अर्दली जो होता है उसी के पास मैंने रख दिए थे डेस्क पे, और फिर मैं अंदर एंटर किया बोर्ड के रूम में। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे पास एक स्लिप थी वही, जिसमें मेरी फ़ोटो थी, रोल नंबर था मेरा, और वो जो नंबर था 705 वो था बस। तो जब मैं वहाँ पे एंटर किया तो मैम ने बोला कि ये मुझे दे दीजिए जो आप लिए हैं स्लिप। तो मैं स्लिप मैम को दिया और हाथ बांध के ऐसे यूँ खड़ा रहा वहाँ पे। तो एक मेंबर ने कहा कि अरे सर बैठ जाइए आप। तो मैंने कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो अच्छा, मैंने ग्रीटिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग जैसे कि कोई मैम का बोर्ड है जिसमें कोई लेडी मेंबर हैं या चेयरमैन ही उसकी मैम ही है, तो आप पहले मैम को एड्रेस करिए कि गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून। मेरा टाइम तो 12 बजे के बाद हो गया था, तो मैंने गुड आफ्टरनून मैम कहा और गुड आफ्टरनून सर कहा। और सर मतलब आप ऐसे करके कर दीजिए, तो दैट मीन्स कि आप एक एक सर को इंडिविजुअली करना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ऐसे कर दीजिए गुड आफ्टरनून सर ऐसे करके सिर हिला के, तो दैट विल बी एनफ। तो मैं जब ये ग्रीट कर दिया तो उन्होंने, एक मेंबर ने कहा कि अरे बैठ जाइए सर। तो मैं बैठा, एंड फिर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। एंड फिर जो प्रोसेस था उसमें मैम ने सबसे पहले जो है मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए, और उन्होंने पूछा कि आपने 2013 में बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स किया हुआ है, तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं। तो उस पर मैंने बताया कि मैम तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बस यही चल रहा है मैम। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि, मैम ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि किस एज तक आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, या किसी भी एक कैंडिडेट को या एस्पिरेंट को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो मुझे पता चला कि मुझे एक अंदेशा टाइप का लगा कि ये मुझे टारगेट करके जो है मैम ये प्रश्न पूछ रही हैं। तो मैंने मैम से बोला कि आई थिंक मैम 21 ईयर्स ऑफ एज पे एक बच्चे को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो मैम ने थोड़ा हंस के अपने अगर बगल वाले मेंबर से बोला कि अरे ये तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का बता रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतना कंपटीशन जो है टफ है उसको क्रैक करके आए हुए हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आपको क्या लगता है कि आप किस एज में बच्चे को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो मैंने कहा कि मैम इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो बच्चा लाइफ में आगे प्रोग्रेस करता है। क्योंकि मैम मेरे साथ के कई लोग थे जो कि दे वर हाईली इंटेलिजेंट एंड दे वर वेरी गुड इन देयर स्टडीज़, हार्ड वर्किंग, जो कि बहुत पहले क्वालिफाई कर गए थे। एंड मैम मेरे केस में वीकनेसेस रहीं बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ सीरियसनेस, और जो है कई चीज़ें थी मेरे साथ जो कि मैं मैच्योरिटी का भी एक फैक्टर था जो कि मेरे अंदर लैक करता था, जिस वजह से मैम मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्रैक करने में। तो कहे ठीक है, एंड शी वॉज सेटिस्फाइड विद माई आंसर। तो मुझे लगा कि चलो ठीक ही है, अपनी कमज़ोरी बता देना ही अच्छी बात होती है। फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये पूछा कि आप आज बजट पढ़ के आए हैं। एक दिन पहले बजट आया हुआ था, तो उसी दिन न्यूज़पेपर में आया हुआ था बजट का। तो मैंने उसकी ब्रॉड हेडलाइन हाइलाइट्स उसकी पढ़ी हुई थी। तो मैंने मैम से बोला कि यस मैम, मुझे हाइलाइट्स उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसी को बता दीजिए। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि इतने का बजट है, और उसमें एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना वाला जो था उसको पॉइंट को बताया। तो उन्होंने ही उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है, जो कि लॉकडाउन में बात चल रही थी, तो आपको क्या लगता है। तो मैंने कहा कि मैम आत्मनिर्भर जो है वो एक रिफाइंड कॉन्सेप्ट है और एक अपग्रेडेड मॉडल है। वैसे तो मैम 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन चली थी, और उसके तहत जो है मैम आत्मनिर्भरता ही हमारा एक मोटो रहा है। तो ये एक उसका रिफाइंड वर्जन है, और ये एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया जाना था लॉकडाउन में। तो इस चीज़ को ऐसे करके मैंने बता दिया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है। तो फिर दूसरे जो मेंबर थे, एक पहले मेंबर जो थे, उन्होंने पूछा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है।
तो मैंने उनको बताया बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, और फिर उन्होंने पूछा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स फार्मा सेक्टर से कैसे रिलेटेड है। तो मैंने उनको बताया कि इसमें ड्रग डेवलपमेंट होता है, ड्रग डिज़ाइनिंग होती है, और प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बातें होती हैं, और जीन एडिटिंग होती है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है जीन मॉडिफिकेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कोई चीज़ होती है। तो मैंने कहा कि सर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको एपीआईज कहा जाता है। तो कहे कि अच्छा ये कहाँ बनते हैं और क्या इनका रोल होता है। तो मैंने बताया कि सर ये मेडिसिन के एक पार्ट होते हैं और एक फाउंडेशनल पार्ट होते हैं, और ये उस वैक्सीन का बेसिस प्रोवाइड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो मूल चीज़ है एक मेडिसिन की या वैक्सीन की, वो एपीआईज होती हैं। तो कहे कि अच्छा इसमें प्रोडक्शन में भारत की क्या स्थिति है। तो मैंने कहा कि सर भारत में बहुत कम इसकी प्रोडक्शन होती है, एंड जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है एपीआईज के लिए। तो उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो एपीआईज का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देना चाहिए। तो मैंने कहा जी सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। तो कहे अच्छा। तो कहे कि आप ये बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मेरे साथ एक फ़नी चीज़ हुई कि मैंने जब उनको स्वच्छता भारत अभियान के बारे में बताना स्टार्ट किया तो मैं टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की बात ना करके मुझे टॉयलेट वर्ड जो था वो भूल गया। मैंने उनको बोला कि सर लैट्रिन का कंस्ट्रक्शन होता है। तो मैं थोड़ा स्माइल करके ये चीज़ बोला कि मुझे भूल रहा है, उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर लैट्रिन कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा यस सर, सॉरी सर। तो कहे कि ठीक है बताइए। तो मैंने बताया कि उसमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होता है, 2 पिट जो है वो टॉयलेट बनती हैं, उसमें 1 पिट को छोड़ दिया जाता है, जब बढ़ जाती है उसका मैन्योर बन जाता है, एंड सेकंड पिट का फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको मैंने बता दिया, उसे ओडीएफ का बता दिया। तो उन्होंने पूछा कि ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस प्लस में क्या अंतर होता है। तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात जो थी वो सब मैंने बताया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा इसका स्वच्छता भारत का टारगेट क्या था। तो मैंने बताया कि सर 2 अक्टूबर 2019। तो मुझे ये चीज़ नहीं याद थी कि 250th एनिवर्सरी है गांधी जी की या 150th थी। तो मैंने गलती से उनसे 250th बोल दिया था। तो क्या ठीक है। फिर नेक्स्ट मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप अपनी 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। तो मैंने उनको सॉरी मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ स्वच्छता भारत अभियान उन्होंने पूछा। जो पहले मेंबर थे उन्होंने पूछा कि मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ स्वच्छता भारत अभियान। तो मैंने कहा कि सर इसमें जो बिहेवियरल चेंज था और एक सोसाइटी बेस्ड मास रिवोल्यूशन जो था वो एक पिवोटल पॉइंट था। तो क्या ठीक है। फिर नेक्स्ट मेंबर ने पूछा कि ये बताइए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो मैंने उनको बता दिया कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कॉलम एक्स से कॉलम वाई में अगर आपको कोई डेटा को ट्रांसफ़र करना है, किसी बायोलॉजिकल डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक MySQL करके एक एप्लीकेशन होती है और टूल होता है। तो उसको मैंने बताया कि सर इसमें कमांड हम लोग लिखेंगे कि इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो दे विल ट्रांसफ़र इट। तो ठीक है। कहीं कि चाहिए बताइए कि जैसे आप अफसर बन जाते हैं तो और किसी गांव में जाते हैं तो आप ये कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो उनके लिए यूज़फुल रहेगी। या अगर मान लीजिए आपसे कुछ गांव वाले आके पूछते हैं कि आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, तो आप कैसे उनको समझाएंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। आप उनको प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स ये सब चीज़ें तो समझा नहीं सकते। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके दिमाग में है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो, जिसको दिखा के आप ये कह सकते हो कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कैंडिडेट हो या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ये यूज़फुलनेस है फॉर रूरल सेटिंग। तो मैंने उनको कहा कि सर इसमें हम लोग जैसे अभी कोविड हुआ था तो उसमें RT-PCR की जो किट है उसमें टेस्टिंग हो रही है सर, मास टेस्टिंग हो रही है। तो उसको दिखा के ये बता सकता है सर कि जो PCR का प्रोसेस है वो ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो फिर भी ना समझे इस चीज़ से, क्योंकि उनको DNA सिंथेसिस और DNA एम्प्लीफिकेशन के बारे में तो मालूम नहीं है, तो कैसे आप बताएंगे PCR के बारे में। तो मैंने कहा सर अगर वो लोग फिर भी नहीं समझते हैं तो मैं उनको BT कॉटन का एक बेल दिखाऊंगा और
एक जो नॉर्मल वो लोग कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दिखाऊंगा कि उसमें और बीटी कॉटन में जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कितना ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो बीटी कॉटन का बहुत ज़्यादा होता है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में। कहे अच्छा अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड मेंबर थे जो कि उन्होंने पूछा कि आप अपनी 5 क्वालिटीज़ बताइए। तो फिर थर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप अपनी 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। तो मैंने एथिक्स थोड़ा ठीक से तैयार किया था, पापा वीडियोस जो ज्ञान प्रकाश सर का था, तो उसके थ्रू मैंने एथिक्स बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब 5 क्वालिटीज़ जो सिविल सर्वेंट्स की होती हैं वो मैं मेंशन करूँगा। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला कि सर मेरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कोशेंट है वो काफ़ी हाई है। तो उन्होंने इसी पे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो गोल्डमैन की जो डेफिनेशन होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसके 5 पिलर्स होते हैं: अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ आवर सेल्व्स, एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर डूइंग वर्क, और फिर यूटिलाइजिंग दैट वर्क, यूटिलाइजिंग द इमोशन ऑफ अदर्स एंड आवर सेल्व्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्क प्लेस। तो इस पे मैंने ऐसे ना बोल के मैंने उनसे ये बोल दिया कि सर दूसरों के इमोशंस का यूज़ करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो इस पे उन्होंने हंसते हुए ये पूछा कि यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब ये तो बहुत निगेटिव वर्ड हुआ कि आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, वो शब्दों का गलत चयन कर लिया सर मैंने, और मेरा कहने का मतलब था सर जो किसी की अच्छाई को बाहर लाए उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपना काम कर सकते हैं, या जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं सर। कहे अच्छा अच्छा हम लोग समझ गए थे। तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि और आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर एम्पैथी है मेरे अंदर, कंपैशनेट हूँ सर, और मैंने इसमें एथिक्स वाली जितनी थी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ें मैं उनको बताया, लेकिन ऑनेस्टी बताना उनको भूल गया। तो उन्होंने पूछा कि तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं। तो मैंने इस पे तुरंत रिप्लाई दिया कि सर ऑनेस्टी तो सर मेरे अंदर इनबिल्ट है। तो इस पे वो लोग काफ़ी हंसे और उन्होंने कहा कि अच्छा इनबिल्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा जी सर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तो ये बताइए कि अगर आपको 5 सोशल इविल्स सोसाइटी से अगर इरेडिकेट करने हो तो वो क्या होंगे। तो मैंने इस पे जो आम एक एस्पिरेंट्स देखा होता है अपनी लाइफ टाइम में कि पॉवर्टी होती है, ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसमें सबसे पहले कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में बताया कि सर कास्ट सिस्टम जो है मैं उसको इरेडिकेट करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैंने पाँच क्या मैंने 6-7 बता दिए थे, पॉवर्टी और इनकम गैप और मैल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें मैंने उनको बता दी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लास्टली मैम के ऊपर फिर आया क्वेश्चन पूछने का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि वाई देयर इज़ सो मच वैक्सीन हेजिटेंसी फॉर कोवैक्सीन एंड नॉट फॉर कोविशील्ड। तो मैंने उनको बता दिया इसके बारे में कि उसका डेटा फेज़ 3 ट्रायल्स का डेटा रिलीज़ नहीं हुआ, इस वजह से जो है थोड़ी बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी है। और फिर उन्होंने पूछा कि इसको किस टेम्परेचर पे इन दोनों वैक्सीन्स को हम लोग होल्ड करते हैं। तो मैंने टेम्परेचर बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यूएस में कौन सी वैक्सीन चल रही हैं। तो मैंने फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि उनके क्या टेम्परेचर हैं स्टोरेज के। तो मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए कुछ। तो मैंने कहा कि मैम आई थिंक कि आप कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं पूछ रही हैं, ट्राइबल बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज होता है आई थिंक मैम। तो कहें कि जी जी वही पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैम उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है ट्राइबल्स का, उसमें मैम मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं और अदर प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम लोग अपने मॉडर्न यूज़ में या मॉडर्न टेक्निक से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लखनऊ में CMAP है और NBRI है। तो ये लोग जो हैं वो अश्वगंधा, सर्पगंधा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके एंटी मलेरियल मेडिसिन या मॉस्किटो रिपेलेंट्स, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने मैम ने पूछा कि
ये बताइए कि अगर आपके पास आपने बीटेक किया हुआ था तो अगर सपोज़ कि आपका इसमें ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? कोई आपके पास बैकअप प्लान है? तो मैंने कहा कि यस मैम, मेरे पास ऊबर ओला ड्राइव करने का एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन मैंने मैम सोचा था कि मैं प्राइवेट ट्यूशन्स जो है वो लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैम ने फिर लास्टली कि अच्छा, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे कि मुझे लगा कि बहुत कम टाइम हुआ है, तो मुझे लगा कि अभी और सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, तो मैं बैठा हुआ था, तो मैम ने कहा ठीक है। तो मैं दूसरे मेंबर की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब जाना है मुझे कि वहाँ रुकना है। फिर मैं तीसरे मेंबर की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो फिर मैम को लगा कि नहीं, ये कंफ्यूज्ड है, तो मैम ने खुद बोला कि ठीक है, आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू मैम। तो वहाँ से मैं उठा और उनकी तरफ पीठ करके हम लोगों को नहीं आना होता है, थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे करके पीछे होइए, ऐसे ऐसे झुक के थैंक यू बोल के, और उसके बाद आप बाहर आ जाइए। फिर बाहर निकला तो अर्दली जो बैठा था वहाँ पे, जो गार्ड था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कितनी देर चला मेरा? तो उन्होंने कहा कि आपका 35-40 मिनट के बीच रहा होगा आपका। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया कि यहाँ से आप चले जाइए। मैं बाहर निकला, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, सबके पेरेंट्स थे और कुछ रिपोर्टर्स थे, और जो मैगज़ीन वाले होते हैं वो थे, अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे और क्वेश्चन नोट कर रहे थे। तो उन्होंने क्वेश्चन नोट किया, मैंने वहाँ कुछ अपना जो मुझे याद आया क्वेश्चंस बताए। फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल के रूम पे चले आए। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस, और ये था मेरा उस दिन का 1-2 बजे तक का टाइम शेड्यूल। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ें एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि इसमें एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत मज़ा आता है कि जब आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आपको एडमिट कार्ड इशू करके बुलाती है कि आप हमारे यहाँ आके साक्षात्कार दो, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। और मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू और डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दिया, तो वो मेरे लिए एक बहुत प्रेस्टीज की बात रही, बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात रही, और मैं इसको हमेशा याद रखूँगा अपनी लाइफ टाइम में। और आगे भी अगर मैं इसमें ट्राई करता रहता हूँ तो हो सकता हो मुझे आगे भी मौका मिले जाने का, बट जो फर्स्ट टाइम होता है वो शायद हमेशा के लिए याद रहता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, और आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप मेहनत करो, आप पेशेंस के साथ जो है लगे रहो, मेहनत आप कभी मत छोड़ो, और पढ़ाई से आप हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो की होती है किसी भी फील्ड में। चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस का दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है, और पढ़ाई से हमेशा आप टच में रहिए। और जैसे कि लोग कह सकते हैं कि ये एक पेड प्रमोशन है, या मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट मेरे फादर का यही कहना है कि अगर आप किसी से एक वर्ड भी सीख लिए हो तो आप उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहिए। तो मैंने सर का पापा वीडियो देखा, और जो वन लाइनर्स वाले वीडियोस होते हैं उसको मैंने देखा था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अगर हेल्प किए हैं तो आई हैव टू बी सेल्फलेस, और मुझे इसमें कोई भी पेड प्रमोशन या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास खुद लखनऊ की 2 कोचिंग के लोग आए थे जो कि बोल रहे थे कि कुछ सर पैसा ले लीजिए और हमारे यहाँ आके आप सेमिनार भी कर दीजिएगा और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा, बट आई रिजेक्टेड दैट ऑफ़र, और मुझे वो ठीक नहीं लगा, वो अनएथिकल लगा। तो और मैंने खुद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मैसेज किया कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और आई वांटेड टू बी कनेक्टेड विथ यू। तो ज्ञान प्रकाश सर का खुद मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने थैंक्स बोला, और फिर मैंने उनको जो है ये वीडियोस बना के भेजे। तो और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप ज्ञान प्रकाश सर हो गए, और मेरे एफबी के बहुत सारे मतलब एक ग्रुप है उस पर मैं ऐड हुआ हूँ, और उस पर भी बहुत अच्छे पीसीएस ऑफिसर्स हैं, तो उनसे भी मेरा एक पर्सनल कनेक्शन बन चुका है अब।
तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में हो या आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको एक आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत ही वाइड हो जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मेहनत से तैयारी करिए। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा जिसमें कि मैंने ये बताया था कि 5-6 बार मैं फ़ेल हुआ प्रीलिम्स में लगातार, तो वो चीज़ सच है। और आपको भी ये चीज़ पता होगी कि अगर इंसान फ़ेल होता है इतनी बार तो उसके सोसाइटी के जो और लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कितना ज़्यादा बोला जाता है। और मैंने ये सब झेला हुआ है, एक एक चीज़ मैंने झेली हुई है। और मैं आपसे एक एक जो आप इस समय फील कर रहे हो वो मैं हर एक चीज़ फील कर चुका हूँ। तो आप कुछ जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप कमेंट करिए या मैसेज कर दीजिए या ज्ञान प्रकाश सर को पर्सनली जाके मैसेज कर दीजिए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और जितना हो सकेगा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा ज्ञान प्रकाश सर के थ्रू। और मैं इंडिविजुअली भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों की। और जैसे भी हो सकता है, कैसे भी करके आपको बस सिलेक्शन लेना है, चाहे वो ज्ञान प्रकाश सर के थ्रू हो या किसी और यूट्यूब चैनल के थ्रू हो या फेसबुक के थ्रू हो या इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी आपको अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाना है। तो इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। और बस लगे रहो, झमझमा के लगे रहो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो और फोड़ दो एग्ज़ाम और बहुत अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा। जो लोग ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पे अच्छा होगा, ये लिखित बात है। और मेहनत करते रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।